सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज कक्षा 10th विज्ञान फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरणें, ठीक है। आज इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में हल करेंगे, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नीचे लिंक, इस फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे दे दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं टॉपिक आगे का टॉपिक क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएँ के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार हैं, जिसका पहला है संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन से ही हमें पता चल रहा है, संयोजन मतलब होता है, संयोजन से पता चल रहा है कि ये दो आपस में जुड़ रहे हैं, संयोग हो रहे हैं, मतलब प्लस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अकेला पदार्थ जो बनाएगा उसे हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि ये उदाहरण है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मतलब यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे दूसरा देख लो, क्या कहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 2H2 और O2 संयोग करके जल बना रहे हैं। जल का सूत्र होता है H2O होता है जल का सूत्र। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ जो बनाते हैं संयोग करके, मतलब दोनों आपस में जुड़कर, तो उसे संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। एक बार फिर दिखा देता हूँ। वह अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक पदार्थ, मतलब दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब जुड़कर एक अकेला पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार आइए देखते हैं अगला क्या है, अपघटन अभिक्रियाएं। क्या है अपघटन अभिक्रियाएं? वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या अधिक सरलतल पदार्थों में टूटता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अपघटन मतलब ही पता चल रहा है, अपघटित मतलब अपघटित हो रहा है, मतलब दो पदार्थ अलग अलग हो रहा है। एक पदार्थ मतलब एक चीज़ से मिला था तो वो अब अलग अलग हो रहे हैं, उसे कहा जाता है अपघटित। मतलब एक यौगिक जो मिलकर, हम जैसे कि संयोजन पढ़ा था हमने ये चीज़, अब इसका उल्टा, संयोजन का पूरा उल्टा होता है अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। उसमें दो से अधिक तत्व, मतलब पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि यौगिक टूटकर दो पदार्थ बन रहे हैं, दो से अधिक सरलतम पदार्थ बन रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे ये है, पहला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यह है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है, तो उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और अलग क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO3, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और अलग क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया, जैसे कि ये यौगिक है, इसमें दो पदार्थ बन गए, अलग हुए ना, तो इसे कहा जाता है अपघटन। मतलब दो पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना, ठीक है। जैसे कि अगला क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, 2KClO, ठीक है। तो ये क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है। इसे टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब इन दोनों का मिक्स, इन दोनों का संयोजन है, और अब इसका ये अपघटन है, ठीक है। अपघटन मतलब एक बार बता देता हूँ दोबारा, वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या अधिक सरलतल पदार्थों में टूटता है, मतलब ये यौगिक दो से अधिक पदार्थों में अलग अलग हो जाता है, तो उसे हम ये अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अगला है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन से ही पता चल रहा है क्या होता है विस्थापन, मतलब विस्थापित हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। तो वो तो SST में हो गया विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन विज्ञान में कुछ और होता है। इसमें तत्व, यौगिक, ये सब का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक यौगिक है, ठीक है। यौगिक में दो तत्व मिले होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, तो उसमें जो तत्व होता है वो एक तत्व दूसरा तत्व उसकी जगह स्थान ले लेता है, उसे कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। वह अभिक्रियाएं जिसमें
एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाता है। मतलब एक यौगिक है, ठीक है, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हुए हैं, लेकिन दूसरा तत्व उस तत्व को हटाकर उस जगह वो तत्व आ जाता है दूसरा वाला, तो उसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण दिखा देता हूँ एक उदाहरण से, ठीक है। जैसे ये है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है प्लस जिंक, ठीक है, ये एक यौगिक है, ये तत्व है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट हो गया, तो यहाँ से जो ये कॉपर तत्व था वो हटाकर जिंक ने इसका विस्थापित कर दिया, उसके दूसरी जगह भेज दिया और ये इस जगह ले लिया, तो ये विस्थापित हो गए। जैसे कि ये जिंक कॉपर को हटाकर जिंक SO4 हो गया, ZnSO4, और कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो जिंक भी अलग था लेकिन उसके साथ विस्थापित हो गया, और कॉपर उसके साथ था यौगिक के साथ, लेकिन उस तत्व को हटा दिया। जैसे कि यहाँ बोल रखा है ना, यौगिक एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेती है। ये यौगिक है, दूसरे तत्व ये एक तत्व है जिसका यौगिक में उसने स्थान ले लिया, ठीक है। तो यही है, ठीक है। और अगला है कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम को, जब हम कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम को अब विस्थापित करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब वो तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे MgSO4 बन गया, Cu को हटाकर Mg ने उसका स्थान ले लिया, कॉपर को मैग्नीशियम ने हटा दिया, उसने मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेती है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट है द्विक विस्थापन अभिक्रिया। द्विक विस्थापन अभिक्रिया ये होता क्या है? द्विक विस्थापन मतलब 2 चीज़ों का विस्थापन, यही बताया गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों को अलग अदला बदली द्वारा क्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। मतलब दो यौगिक दे रखे हैं और वही दोनों आपस में क्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, उनमें अपने आयनों या तो तत्वों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। तो ये देखते हैं यौगिक का मतलब तो पता ही हो क्या होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व मिलकर, ठीक है, वो समीकरणें होती हैं उसके, वो सब मिलकर जो यौगिक एक तत्व बनाते हैं उसे मतलब यौगिक आ जाता है, मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। देखते हैं उदाहरण क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, यह एक यौगिक है। एक है सोडियम क्लोराइड NaCl AgNO3, ठीक है, AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये 2 यौगिक है, अब यही दोनों अपने आयनों की अदला बदली कर जो 2 नए यौगिक बनाते हैं उसे ये कहा जाता है, मतलब द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि ये बना है सिल्वर क्लोराइड, इसके साथ सिल्वर के साथ क्लोराइड ये वाला जो Ci जुड़ गया, AgCi जुड़ गया, और अगला यौगिक क्या बना है? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, मतलब Na के साथ NO3 जुड़ गया, क्या जुड़ गया? NO3। तो ये 2 नए यौगिक बन गए। 2 यौगिक थे, उनके आयनों की अदला बदली करके, उनके मतलब तत्वों की अदला बदली कर 2 नए यौगिक बनाना, उसे कहा जाता है द्विक विस्थापन अभिक्रिया। ये देखते हैं दूसरा उदाहरण एक और, ठीक है। यह है बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCi2, ठीक है, BaCi2 है ये, Ci मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। अब एक यौगिक ये और दूसरा यौगिक क्या है? Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। अब ये दोनों यौगिक अभिक्रिया करवाएंगे, अदला बदली करवाएंगे अपनी आयनों की, और 2 नए यौगिक बनवाएंगे, क्योंकि ये है बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, ये इसके साथ चला गया। अब NaCl सोडियम और क्लोराइड यहाँ से ले लिया, सोडियम ये, मतलब दोनों ने अपने आयनों की अदला बदली कर 2 नए यौगिक बना दिए। ये एक यौगिक, ये एक यौगिक, यहाँ 2 यौगिक था, 1 2 और ये 2 बन गए। इसे कहते हैं द्विक विस्थापन अभिक्रिया। एक बार तक बता देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों को अदला बदली द्वारा क्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। जो मैंने बताया था 2 यौगिक होते हैं, उनके बीच अभिक्रिया करवाकर जब उनके आयनों की अदला बदली हो जाती है, मतलब उनके तत्वों की अदला बदली हो जाती है,
और उससे दो नए यौगिक बनते हैं तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है। पहला है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन तथा अपचयन क्या होता है, पहले देखते हैं उपचयन। उपचयन क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन और उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट लिखा है पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब यह है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना तो उपचयन कहलाती है। और आगे पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण जो है उपचयन कहलाती है या फिर ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब यह है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का अलग हो जाना उपचयन कहलाता है। दोनों को जोड़ के कहेंगे, हाइड्रोजन का अलग हो जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन कहलाता है। आइए देखिए अपचयन, वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीकरण अलग हो जाता है। दोनों में यही अंतर है कि इसमें उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाती है। पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण भी अपचयन कहलाती है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग हो जाना। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग हो जाना। ये दोनों आपस में उल्टे हैं। ठीक है, इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। यह है उदाहरण, इसमें क्या है कि CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन क्या बनता है, कॉपर और जल, H2O मतलब जल होता है। ठीक है, तो CuO यहाँ पे O अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया। तो मतलब क्या है, मैंने बताया था ऑक्सीजन जिसमें हट जाता है उसे, इसमें बताया था ऑक्सीजन का पृथक्करण, मतलब ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसमें अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन। और उपचयन में मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। H के साथ ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ जुड़ चुका है तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया, तो इसे कहेंगे उपचयन। उपचयन, ठीक है, इसे कहा जाता है उपचयन और अपचयन। एक नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इनमें छांटो कि उपचयन कौन सा है, अपचयन कौन सा है। तो यदि आप समझ गए कि मतलब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन पृथक्करण हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। अपचयन में उसका उल्टा होता है, जैसे हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है और उसमें ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यदि ये समझ आ गया आपको तो पेपर करने में आसानी हो जाएगी, आप लोगों का आंसर निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन मतलब बताया था ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का हट जाना, मतलब अलग हो जाना। उसके सामान्य 2 प्रभाव हैं। मतलब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, सामान्य 2 प्रभाव हैं। एक धातुओं की संक्षारण, ठीक है, और है भोजन की विषायनता। ये जो संक्षारण है वह प्रक्रिया है जिसमें धातु सतह पर वायु, नमी, रासायनिक जैसे अम्ल की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मतलब ये होता है कि एक जैसे कि लोहा हो गया, उसे मतलब पानी के पास या फिर हवा में, खुले हवा में रख देने पर, उसमें पेंट ना करने पर जो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लोहा नष्ट होना शुरू हो जाता है। वही इसमें बताया गया है। ठीक है, संक्षारण मतलब वह प्रक्रिया इसमें धातु, जो कोई से भी धातु हो, सतह पर वायु की नमी, जल नमी आदि, ये सब रासायनिक अम्ल, ये सब अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट कर देती है। उसे लकड़ी में पानी जाना धीरे धीरे उसे भी मतलब नष्ट कर देता है। लकड़ी भी गलाने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। वही इसमें भोजन हो गया, और जैसे कि फल फूड, इसमें भी हवा नमी लगने से कुछ दिनों में रखे ख़राब हो जाता है। बैगन, आलू चलो बहुत दिन तक टिक जाता है। ठीक है, आलू ये सब, बैगन हो गया, ये घिया हो गया, ये सब जो है ख़त्म हो जाता है, सड़ जाते हैं। उसे सड़ना कहा जाता है। भोजन की विषायनता मतलब होता है
ठीक है। अगला पड़ा भोजन की। हाँ, क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जंग लगने का फॉर्मूला क्या है। जलयोजित आयरन ऑक्साइड, यह है जंग लगने का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछ लिया जंग लगने का फॉर्मूला लिखिए, तो ये होता है आयरन ऑक्सीजन जल। मैंने बताया था आयरन ऑक्सीजन जल ये सब मिलकर, मतलब वायु ये सब मिलकर जो है जंग लगा देती है। जैसे आयरन है, आयरन का है 4Fe, ठीक है, इसे कहते हैं आयरन, ठीक है। और फिर प्लस में ऑक्सीजन 3O2 प्लस जल 2H2O। जब ये सब जुड़कर ये जब बनता है 2Fe2O3.X H2O जब बनता है तो ये जंग लगने का फॉर्मूला है। पेपर में पूछ लिया जाता है तो सिंपल में लिख देना है यही 4Fe प्लस CO2 प्लस 2X H2O है। फिर जो इन तीनों को मिलकर बनता है 2Fe2O3.X, पॉइंट भी लगाना है, X H2O, ठीक है। जलयोजित आयरन ऑक्साइड जो कि जंग लगने का फॉर्मूला है, ठीक है। आइए देखते हैं विषायनता। अगला पॉइंट है विषायनता। विषायनता क्या होता है? अरुचि गंध स्वाद, मतलब अरुचि गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसाओं और तेलों के व्यय उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति विषायनता कहा जाता है। व्यय उत्पन्न, ये मतलब व्यय उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति, मतलब वसाओं तेल, मतलब कोई सा भी भोजन हो गया उसमें किसी प्रकार का गंध आ जाना, ख़राब हो जाना, उसे कहा जाता है। मतलब कोई भोजन आज बनाया अपने चावल वावल दाल वाल, तो मतलब अगले दिन के दोपहर तक ख़राब हो जाता है, उसमें गंध आने लग जाती है, स्वाद ख़राब हो जाता है, उसका अलग अलग गंध आने लग जाती है, बदबू आने जैसे लग जाती है, वो होता है वसाओं तेल के कारण, तो उसे कहा जाता है विषायनता, ठीक है, उसे कहा जाता है विषायनता। तो इसका निपटारा करने का भी है पॉइंट। जैसे कि जो पैकेट में पैक करने वाली चीज़ें हैं उसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस भरकर जो है हम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि फ्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिज में क्या होता है कि बहुत दिन 2-3 दिनों तक वो मतलब खाना जो है ठीक बना रहता है फ्रिज में, 2 दिन तक मैक्सिमम जो है वो ठीक बना रहता है फ्रिज में, ठीक है। उसके बाद जो वायुरोधी पात्र आता है, वायुरोधी पात्र होता है, उसमें भी मतलब उसका भोजन को पैक करके हम बचा सकते हैं। कि एक पेपर में आता है ना, क्या कहते हैं, रोटियर को पैक करने के लिए जो एक चमकीले रंग का होता है, नाम पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो होता है वायुरोधी पत्र, ठीक है। उनका प्रयोग करके भी हम मतलब विषायनता को रोक सकते हैं। ये 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। और प्रकाश से दूर रख कर भी सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश से दूर रख के भी हम क्या कहते हैं विषायनता को बचा सकते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट है विषायनता को रोकने का। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके जो पैकिंग वाले सामान होता है, अभी बताया था, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में भोजन रखकर, ठीक है। वायुरोधी पात्रों में भोजन रखकर, जो मैंने बताया था रोटी के लिए जो प्रयोग, रोटी जो मतलब वायुरोधी पात्र का आता है उसमें भोजन रख के प्रकाश से दूर, मतलब भोजन को ज़्यादातर प्रकाश में नहीं रखने पर उसमें प्रकाश से मतलब कुछ भोजन ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये है। और अच्छी तरीके से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हमें इसका पीछे का जो है वो फर्स्ट पार्ट में है, जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।